Good morning, students. Welcome in Ujjwala Devi PG College. Today we discuss about inadequacy of classical mechanics and origin of quantum theory. It is the physics third paper of class BSc second year. ये आपका BSc सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है, एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ इनएडेक्वेसी मतलब होता है विफल होना, फेल होना, अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गया, उसके बाद जो नई मैकेनिक्स आई उसका नाम क्या है और क्लासिकल मैकेनिक्स के फेल होने का रीज़न क्या है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आधारित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोग जानते हैं कि सब लोग कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे अपवाद ये भी है कि फिजिक्स में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मेनली जो क्लासिकल फिजिक्स के फादर हैं वो न्यूटन है, क्योंकि उसके बाद थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई, क्वांटम फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है। हर एक कॉन्सेप्ट के अलग अलग फादर हैं। यहाँ पे मेनली इसलिए जाता है न्यूटन को क्योंकि 19वीं शताब्दी के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दिया जाता था, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे सन 1900 के पहले का जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं, बिफोर 1900 मोस्ट ऑफ द फिनोमिनन कुड बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच इज बेस्ड ऑन न्यूटन थ्री लॉ। अर्थात वह कॉन्सेप्ट जो न्यूटन के गतिविषयक तीनों नियम पे आधारित है वह क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाता था वह केवल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अर्थात क्लासिकल फिजिक्स पे दिया जाता था। न्यूटन थ्री लॉ क्या है कि न्यूटन का पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स, थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये आपके तीनों क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉ है जिसको हम क्लासिकल लॉ भी कहते हैं, जिसको हम क्लासिकल लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, हम शॉर्ट में इसको बताते देते हैं। फिजिक्स में जैसा नाम होता है वैसा काम भी होता है। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। अब जड़त्व क्या है, जैसे when a body at rest position or motion they do not any change without applied any external force। अर्थात कोई बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है, उसकी अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। अभी हमने आपको बताया कि जैसा नाम होता है वैसा काम भी होता है। इसका हिंदी होता है जड़त्व। जैसा सभी लोग जानते हैं जड़ मतलब होता है मूर्ख। जैसे कि कोई दिमाग से कमज़ोर है, अगर वो चलता है चलता ही रहेगा, अगर एक स्थान बैठा है बैठा ही रहेगा जब तक कि उसको कहोगे नहीं भाई थोड़ा यहाँ से साइड हो जाइए फिर चल दीजिए। तो अर्थात व्हेन ए बॉडी एट रेस्ट पोजीशन और मोशन दे डू नॉट एनी चेंज विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अर्थात कोई पिंड विरामावस्था में है या गतिमान अवस्था में है तब तक उसकी की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स। वास्तव में जो न्यूटन ने नियम दिया उसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा F=ma। ये क्या है कि न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम का सुधरा हुआ रूप है। जबकि न्यूटन ने ये दिया था F=dp/dt दिया था। उन्होंने कहा संवेग परिवर्तन की दर जो होता है बल के बराबर होता है, यह इसका सुधरा हुआ रूप है।
और F इक्वल टू यम ए जो है वो डायरेक्ट उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने दिया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। या इसके बराबर कैसे होगा, हम वेयर पी इज द मोमेंटम, जहाँ पी क्या होता है, संवेग होता है, हम इसको लिख देते हैं डी अपॉन डी टी, पी इक्वल टू होता है एम वी। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के आधार पर मास जो है वह स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिमान अवस्था में हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही पर अगर हम आ जाते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो कि आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन ने बताया था कि मास यदि स्थिर है तो दूसरी वैल्यू होगी, यदि मोशन में है तो दूसरी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अनुसार मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि आइंस्टीन ने बताया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, आपने देखा भी होगा, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यम कांस्टेंट हो गया यम इंटू डी वी अपॉन डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो मिल गया ना, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अर्थात यह न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम जो है, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का सुधरा हुआ रूप है। थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन क्रिएट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसके आपका में हो गया न्यूटन्स लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। यह इसी 3 नियम पे आधारित है। अर्थात 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे, जो भी मैटर दिया जाता था, जो भी बात किया जाता था, वह क्या किया जाता था, केवल क्लासिकल फिजिक्स के बात किया जाता था। लेकिन जैसे ही सन 1897 ईस्वी में बाई जे थॉमसन सर ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ तो वहां से युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, अब बात आई एटॉमिक डिस्क्रिप्शन के बारे में। जब एटॉमिक डिस्क्रिप्शन के बारे में आया तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गया, फेल हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात आई, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। इसके पहले भी कई कॉन्सेप्ट फेल हो चुके थे। क्यों? क्योंकि 1887 ईस्वी में जब हर्ट्ज ने खोज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ने खोज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्धक प्रभाव कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट अभी आगे चर्चा करेंगे। जब 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किया तो उन्होंने इसकी व्याख्या करने के बारे में सोचा। लेकिन वहाँ पे जब लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देखा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे इसको छोड़ दिया था। तो जबकि सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने नया कॉन्सेप्ट जब मिला तब इसकी व्याख्या किया। तो यहाँ पे 1887 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में हर्ट्ज ने बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि यहाँ पे हर्ट्ज ने ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन का स्टडी किया। यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहते हैं, यह भी क्या होता है, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ the combination of electronics and optics are called optoelectronics and this device are called optoelectric device। अर्थात यहाँ पे हर्ट्ज ने ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया तो उसको बोला गया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इस डिवाइस को ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। और ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का 2 काम होता है। वह 2 काम कौन सा है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ऑप्टिक एनर्जी में अर्थात लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम होता है। इसके पहले वीडियो में हमने आपको एलईडी और फोटो डायोड बता दिया था, जो बीएससी फाइनल का सिलेबस था, जिसको आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल्स चर्चा करते हैं, तब तक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अभी हम आपको बताते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो कि इन सब प्रॉब्लम को, जो कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गया, इन सब की व्याख्या जब क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाया तब कौन सा नया कॉन्सेप्ट आया, पहले इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए तो हम बताते हैं नया कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
अभी हमने आपको बताया कि 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिया जाता था वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स दिया जाता था, लेकिन जब 1897 ईस्वी में बाय जे थॉमसन, जब जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, जब जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, उस समय एटॉमिक सिस्टम के एक्सप्लेनेशन का क्या हुआ, उत्थान हुआ। मतलब कि उस समय स्टार्ट हुआ एटॉमिक सिस्टम का एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट डू नॉट एक्सप्लेन, क्लासिकल कॉन्सेप्ट डू नॉट होल्ड द गुड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। अर्थात क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वह एटॉमिक डायमेंशन की व्याख्या नहीं कर सका। यहाँ पे देख रहे हैं, मेनी डिफिकल्टीज आर प्रोड्यूस इन द एक्सप्लेनिंग दीज फिनोमेना। कौन सी फिनोमेना है कि जिसकी व्याख्या करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया और बहुत सी डिफिकल्टियाँ आई। जैसे कि आपका है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम के अस्थायित्व की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर सका, क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। अर्थात क्लासिकल मैकेनिक्स आकाशीय पिंड के जैसे चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, इन सब की व्याख्या, आकाशीय पिंडों की जानकारी और मूविंग पार्टिकल, अर्थात हम ये कह सकते हैं जहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स लागू होता है, न्यूटन के 3 लॉ काम करते हैं, केवल वहीं पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है वह होल्ड होता है। उसके बाद या कह सकते हैं कि ऐसे बॉडी का एक्सप्लेनेशन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स सक्षम रहा जिसका वेग v इज मोर लेस देन c, अर्थात जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या हो, बहुत ही कम हो। ऐसे पिंड की व्याख्या करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या रहा, सक्षम रहा। उसके बाद जब 1997 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो हो गया, फेल हो गया। उसके बाद आपका स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया, कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हम आगे नेक्स्ट आपके टॉपिक में है, हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि बीएससी पार्ट 1 में भी आप लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ भी चुके हैं। अर्थात स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है नहीं बता पाया। अब इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक ने सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन of electromagnetic radiation in the form of discrete energy of packets are called quanta। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इमिशन रेडिएशन या एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, यह क्या होते हैं, पैकेट्स या बंडलों के रूप में चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, अर्थात एचन्यू कहते हैं। अर्थात जो एनर्जी होती है E = hν के बराबर होती है। वेयर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यह इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन भी कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को एक नए मैकेनिक्स साथ लीड कर दिया गया। उसका नया नाम क्या पड़ा, इसका नया नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। अर्थात सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन। दिस कॉन्सेप्ट लीड टू द ए न्यू मैकेनिक्स आर कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। इस
कॉन्सेप्ट को एक नए मैकेनिक्स के साथ जोड़ दिया गया, जिसका नया नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए। हाँ, यहाँ आप देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया कि इन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एवरी emission or absorption electromagnetic radiation in the form of packets of energy are called quanta, अर्थात E equal to h nu, where E is the energy, h is equal to Planck constant, nu is equal to frequency। इसको हम बोलते हैं फोटॉन कहते हैं, अर्थात इस कॉन्सेप्ट को, अर्थात जो 1900 में मैक्स प्लैंक ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी को एक नए मैकेनिक्स का लीड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, जिसका नया नाम क्या पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ दिया गया है दिस कॉन्सेप्ट लीड टू ए न्यू मैकेनिक्स कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, अर्थात इनके सन 1900 में जो मैक्स प्लैंक ने कॉन्सेप्ट दिया था उसको जोड़ दिया गया नए मैकेनिक्स था, जिसका नया नाम पड़ गया क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्वांटम मैकेनिक्स जो है, बहुत से प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम बाय यूजिंग क्वांटम हाइपोथेसिस, क्वांटम की अवधारणाओं का यूज करके यहाँ पे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के डिफिकल्टी को दूर किया गया। सन 1905 ईस्वी में, अभी हमने आपको बताया कि 1887 ईस्वी में, जब 1887 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किया हर्ट्ज ने, उस समय उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्वांटम थ्योरी के कॉन्सेप्ट का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किया। यहाँ पे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था वह मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए नहीं दिया गया था, आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए सन 1905 ईस्वी में जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात क्वांटम थ्योरी का यूज करके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया था, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, इसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, अर्थात यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अवधारणा को सॉल्व किया था सन 1905 ईस्वी में प्लैंक हाइपोथेसिस का यूज करके, इसीलिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। अब यहाँ पे प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस का यूज करके मेनी एटॉमिक फिनोमिनन को बहुत ही सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया, इसको सॉल्व कर दिया गया। दिस थियरी इज नोन एज ओल्ड क्वांटम थियरी। इस थियरी का जो नाम पड़ा वो क्या नाम पड़ा, ओल्ड क्वांटम थियरी। और यहाँ पे जो ये ओल्ड क्वांटम थियरी है, इट इज द मिक्सचर ऑफ classical concept and non-classical concept. Classical concept and non-classical concept. यह क्या है कि यह जो ओल्ड क्वांटम थियरी है यह क्लासिकल कॉन्सेप्ट और नॉन क्लासिकल कॉन्सेप्ट का क्या है, मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे ओल्ड क्वांटम थियरी क्या हो गया, फेल हो गया जब बात आई कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम की जब बात आई तो वहाँ पे ओल्ड क्वांटम थियरी भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं कि ओल्ड क्वांटम थियरी जब फेल हुई उसके बाद जो नई क्वांटम थियरी आई उसको कौन दिया और वह किन किन डिफिकल्टी को दूर किया। यहाँ पे जो क्वांटम थियरी जिसको मैक्स प्लैंक ने दिया था, इसका यूज करके स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सब डिफिकल्टी को रिमूव किया गया, दूर किया गया। लेकिन यह क्या है कि यह मिक्सचर ऑफ
क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कॉन्सेप्ट का मिक्सचर होता है। इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम। यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज फेल्ड टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम। यह क्या है? कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम की जब बात आई तो वहाँ पे ओल्ड क्वांटम थ्योरी भी क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद न्यू थ्योरी आई जिसको हम मैट्रिक्स मैकेनिक्स भी कहते हैं, जिसको हाइजेनबर्ग और बोहर कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस के द्वारा इसको बनाया गया। उसके बाद श्रोडिंगर ने के द्वारा दिया गया वेव मैकेनिक्स, जिसको वेव थियरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आपको 1947 में डेवलप हुआ, जिसको हम क्वांटम फील्ड थियरी भी कहते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको देते हैं, बताते हैं कि नया कॉन्सेप्ट जो आया उसको कौन कौन दिया, उसको आप तब तक नोट करिए। यहाँ आप देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो ओल्ड क्वांटम थियरी है वह क्या है? कॉम्प्लेक्स एटॉमिक सिस्टम की व्याख्या नहीं कर पाया, जबकि जो प्लैंक्स ने सन 1900 में कॉन्सेप्ट दिया था E = h न्यू, वो क्या है? ओल्ड क्वांटम थियरी है। उसके द्वारा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब की व्याख्या की जा सकी। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात आई तो यहाँ पे ओल्ड क्वांटम थियरी क्या हो गया? फेल हो गया। इसके बाद कि द न्यूअर थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। जो नई क्वांटम थियरी आई वह 2 सिद्धांतों पर आधारित हुई। पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर आधारित हुआ, और बोहर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोहर के सिद्धांत पर आधारित हुआ। और इसको सन 1925 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया। जो नई मैकेनिक्स आई वह 2 सिद्धांतों पर आधारित हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर, और बोहर के सिद्धांत पर आधारित हुआ। उसको सन 1925 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने डेवलप किया। उसका नाम पड़ा मैट्रिक्स मैकेनिक्स। उसका नाम पड़ा मैट्रिक्स मैकेनिक्स नाम पड़ा। उसके बाद सन 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने एक नए मैकेनिक्स को डेवलप किया, जिसका नाम पड़ा वेव मैकेनिक्स, जिसका नया नाम पड़ा वेव मैकेनिक्स। ये लिखा हुआ है कि अनदर फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव मैकेनिक्स डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर इन 1926। सन 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर ने एक नए मैकेनिक्स को डेवलप किया, जिसका नाम क्या है? वेव मैकेनिक्स। इसके द्वारा आपको ड्वेल कलेक्टर ऑफ मैटर वेव, क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये भी बताया था कि जो लाइट होता है वह क्या होता है? लाइक एज वेव भी होता है, लाइक एज पार्टिकल भी होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जान लीजिए, सन 1926 ईस्वी में नए मैकेनिक्स की उत्पत्ति हुई इस श्रोडिंगर के द्वारा, जिसका नया नाम पड़ा आपका वेव मैकेनिक्स। उसके बाद सन 1947 ईस्वी में मोर डेवलप्ड थ्योरी वाज एक्सेप्टेड, विख्यात थ्योरी डेवलप किया गया, जिसको एक्सेप्ट किया गया, जिसका नाम पड़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी, जिसका नया नाम पड़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी। ये यहाँ पे हमने आपको टॉपिक बताया इंडिक्वेसी आप क्लास में एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इंडिक्वेसी मतलब होता है फेल होना, विफल होना। इसका मतलब होता है इंडिक्वेसी मतलब होता है फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अर्थात इंडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स का फेल होना और क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति। एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल है। जान लीजिए कि सन 1900 के पहले जो भी कॉन्सेप्ट दिए जाते थे, जो भी व्याख्या की जाती थी,
सब क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू किया जाता था, अर्थात न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू किया जाता था, अर्थात जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे आधारित होते थे उन्हीं की व्याख्या हो पाती थी। उसके पहले मतलब जो आकाशीय पिंड है उन सब की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा की जाती थी, या सिंपली कह सकते हैं ऐसे बॉडी का एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू किया जाता था जिसका वेग प्रकाश के वेग से क्या होता था, कम होता था। जब 1887 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हुई, जब 1897 ईस्वी में बाई जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उस समय स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स मतलब कि एटम्स का एक्सप्लेनेशन का द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। तो उस समय क्या है कि इसकी व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स असफल रहा, अर्थात कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब की व्याख्या करने में क्लासिकल मैकेनिक्स जब फेल हो गया, सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने कहा कि अवशोषित विकिरण अथवा उत्सर्जित विकिरण जो होता है वह ऊर्जा जो होती है एक पैकेट सा बंडलों के रूप में होता है जिसको हम क्वांटा कहते हैं, अर्थात E = h न्यू, जहाँ पे h क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। इसका मान होता है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, जहाँ पे न्यू क्या होता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन कहते हैं। अब जो प्लैंक ने कॉन्सेप्ट दिया कि एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ पैकेट आर कॉल्ड क्वांटा, दिस कॉन्सेप्ट आर लीड टू द न्यू मैकेनिक्स। इस कॉन्सेप्ट को नए मैकेनिक्स साथ जोड़ दिया गया जिसका नया नाम पड़ा क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा इसका क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके आइंस्टीन ने सन 1905 ईस्वी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसका नाम है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी व्याख्या की जा सकी क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट का भी व्याख्या की जा सकी। लेकिन जब बात आई कॉम्प्लेक्स एटॉमिक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, तो वहाँ पे यह थियरी अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स, इसका नाम है ओल्ड क्वांटम थ्योरी, ये क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद सन 1925 ईस्वी में हाइजेनबर्ग और बोहर दोनों मिलके एक कॉन्सेप्ट दिए, जिसको हाइजेनबर्ग ने सन 1925 ईस्वी में डेवलप किया, जिसका नया नाम है मैट्रिक्स मैकेनिक्स। उसके बाद सन 1926 ईस्वी में श्रोडिंगर के द्वारा एक मैकेनिक्स डेवलप किया गया जिसका नाम पड़ा वेव मैकेनिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स दोनों क्या है, लगभग सेम ही है, लेकिन अत्यधिक जो प्रिफर किया जाता है, अत्यधिक जो लागू किया जाता है वो वेव मैकेनिक्स को लागू किया जाता है। सन 1947 ईस्वी में मोर एक्सेप्टेशन मतलब मोर थ्योरी डेवलप हुई, जिसका नया नाम पड़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी। अब हमें आशा करते हैं कि टॉपिक आप अच्छे समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताते हैं, तब तक आप इस पॉइंट को, जो मेन पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। हाँ, यहाँ आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश जिसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन दिया, इसकी थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन। पहले ऑप्टो इलेक्ट्रिक
ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो दिया था वो हर्ट्ज ने दिया था 1887 ईस्वी में, और इस डिवाइस को ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है इसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of combination of optics and electronics are called optoelectronics. These devices are called optoelectric device. This relation was developed by Hertz in 1887. इनका पूरा नाम जर्मन फिजिस्ट हिनरिच डॉल्फ हर्ट्ज। हाँ, आप देख लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है कि जहाँ पे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन का स्टडी किया जाता है उसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, और ऐसे डिवाइस को ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स एंड electronics are called optoelectronics and this device are called optoelectric device। यहाँ पे मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की और वैद्युत दोनों की कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्रकाश वैद्युतिकी कहते हैं, और ऐसे डिवाइस को प्रकाश वैद्युत उपकरण कहते हैं। इसकी खोज हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में किया था, और यह हर्ट्ज एक जर्मन फिजिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है हिनरिच रुडॉल्फ हर्ट्ज। इन्होंने ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉम्बिनेशन का स्टडी किया। उन्होंने बताया ऐसे डिवाइस जो होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होते हैं इनका दो काम होता है। इनका जो काम होता है पहला होता है लाइट एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, अर्थात इनका काम होता है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और नंबर 2 काम क्या करता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। यहाँ पे हर्ट्ज
ने जो ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में बताया, उसका काम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसका एग्जांपल भी शायद आप लोग जानते हो, देखे भी होंगे। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना कौन कन्वर्ट करता है? सोलर सेल, फोटो डायोड, अर्थात फोटोवोल्टिक सेल जितने भी हैं, सोलर सेल अब क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये क्या हो गया? यहाँ लिख सकते हैं सोलर सेल। सोलर सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और दूसरा आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? एलईडी, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अर्थात यह तो ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो गए। ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का दो काम होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसको आप इंट्रोडक्शन इसका नोट कर लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम डिफिनेशन आपको बताते हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हमने आपको ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? मतलब जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करें। यहाँ पे व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन। अर्थात जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। दिस फिनोमेनन वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। यह क्रियाविधि कौन डिस्कवर किया, कौन खोज किया? हर्ट्ज। कब खोज किए? 1887 ईस्वी में खोज किए हर्ट्ज। उसके बाद उसके 1900 के पहले तो आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट था। 1887 ईस्वी में जब इन्होंने खोज किया, कुछ साइंटिस्ट थे जो इसको क्या किए? एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किए। जैसे आपके लेनार्ड हैं, जे थॉमसन हैं और साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटल उन्होंने क्या किया? वेरीफाई किया। अर्थात जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटेलिक सरफेस पे आपतित होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और इस क्रियाविधि को हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में दिया और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कई साइंटिस्ट। यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन ए मेटेलिक सरफेस then emits an electron. This phenomenon are called photoelectric effect and the emitting electron are called photoelectrons. यहाँ पे लिखा हुआ है the phenomenon of emission of electron from a metallic surface when light of suitable frequency falls on it called photoelectric effect. इसका मतलब ये है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होना, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन इमिट होता है फोटोमेटल सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। यह इफेक्ट जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सन 1905 ईस्वी में जब सन 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था E = h/nu, जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किया था, एक्सप्लेनेशन किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है
कोई फोटो मेटल सरफेस है, यहाँ ऑलरेडी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि यह इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यह क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसा है, क्योंकि कोई मेटल्स हैं उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इससे क्या होता है, लाइट, कैसी लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ, लो वेवलेंथ, जो हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ अर्थात आप देख रहे हैं क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू, न्यू अधिक होगा अर्थात एनर्जी क्या होगा उसका अधिक होगा, अर्थात न्यू इक्वल टू क्या होता है C अपॉन लैम्डा। इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन और लो वेवलेंथ का रेडिएशन जब यह क्या है फोटोमेटल सरफेस पर इस पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। यही प्रभाव जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, जिसकी खोज हर्ट्ज ने किया था 1887 ईस्वी में किया था। और उन्होंने यही बताया था कि इससे जो डिवाइस प्रोड्यूस होता है उसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम जो होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। और 1905 ईस्वी में यहाँ पे 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किया और इसके लिए एक इक्वेशन भी दिया था। इक्वेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ये आप इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। अब हम इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताते हैं, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया कि यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो फोटोमेटल सरफेस है इस पर जब हाई फ्रिक्वेंसी का फोटॉन इस पर इंसिडेंट होता है तो मेटल में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, तो यहाँ से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है और इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह इफेक्ट जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम बताते हैं। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लीजिए, जिसको सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड ने इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप अर्थात एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था। क्योंकि 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स के कम्बिनेशन को बताया, जिसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहा गया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उन्होंने बताया कि जब कोई फोटॉन अर्थात कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है फोटोमीटर सरफेस पे। अब यहाँ पे सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया और जिसका आप फिगर देख रहे हैं, एक क्वार्ट्ज बल्ब है, एनोड कैथोड सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर की पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर का भी यूज़ किया गया है जो कि एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है जो कि डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। अब यहाँ पे जब यूवी लाइट या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, जो हाई फ्रिक्वेंसी का फोटॉन हम इंसिडेंट करते हैं क्वार्ट्ज बल्ब पर इंसिडेंट करते हैं, ये आपका एनोड रहा है, आपका कैथोड रहा। इस कंडीशन में जब हम यहाँ पे लाइट को डालते हैं, ये आपका क्वार्ट्ज बल्ब जो है वह क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे आप फिगर आप देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का
क्वार्ट्ज बल्ब है, एनोड है, कैथोड है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, बैटरी से कनेक्ट है, और उसके बाद एक की लगा हुआ है जिसको सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड ने दिया था, जबकि उस सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने इसका वेरिफिकेशन किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो फोटान किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होता है वो दो भागों में खर्च होता है। दो भागों में कौन सा खर्च होता है? पहला तो ये होता है कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉनों को का इमिशन करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है कुछ वर्क फंक्शन में खर्च हो जाता है। उसके जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है कुछ उसमें खर्च होता है, जिसके कॉम्बिनेशन को आइंस्टीन ने बताया था। इसके हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वार्ट्ज बल्ब है, जब हम इस पे रेडिएशन को इमिट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जैसे ही रेडिएशन इससे इमिट्स होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही रेडिएशन को हम स्टॉप कर देते हैं जस्ट तुरंत इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो पहले आप फिगर बना लीजिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला ये है कि जो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन है वह डिपेंड करता है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अर्थात जो इंसिडेंट रेडिएशन है विकिरण के इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉनों का इमिशन। यही फोटो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं जो करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, अर्थात जिस फ्रिक्वेंसी की लाइट मेटल पे पड़ेगा हाई फ्रिक्वेंसी की रहेगी तो करंट भी क्या होगा? अधिक फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में रेडिएशन के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 2 आता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, अर्थात रेडिएशन के फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि E इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। E इक्वल टू एच न्यू होता है जिसको मैक्स प्लैंक ने दिया था, और न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/λ होता है। इसका मतलब यह है कि जो रेडिएशन होता है यहाँ पे वेवलेंथ जिस रेडिएशन का वेवलेंथ अधिक होगा उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा? ऑलरेडी कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नंबर 3 द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड, अर्थात एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट है आपका कि जो फोटोमीटर हम यूज कर रहे हैं फोटोमीटर आर यूज्ड, हम कौन सा फोटोमीटर यूज कर रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली स्टडीड विद द हेल्प ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट सेटअप इन 1900 बाय लेनार्ड। जैसा फिगर में आपको बताया गया है कि सबसे पहले द कैथोड सी मेड ऑफ ए फोटोमीटर, अर्थात ये आपका कैथोड है या आपका एनोड है। कैथोड जो है फोटोमीटर का आपका बना हुआ है। यहाँ पे
यह एनोड और कैथोड क्वार्ट्ज काउंटर में बंद किया गया है, जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का यूज किया गया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, किसके द्वारा? वोल्टमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेजर किया जाता है। यहाँ पे जो करंट है उसको डिटेक्ट किया जाता है विथ हेल्प ऑफ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। जब यहाँ पे लाइट फॉल किया जाता है तो वहाँ फोटोमीटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड एनोड के बीच में एक्सटर्नल सर्किट में क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। और जैसे ही लाइट को हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ लिख सकते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आर depends upon the following factor। अर्थात इन 4 कारकों पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डिपेंड करता है। यहाँ पे या कैथोड हो गया, एनोड हो गया। कैथोड जो आप फोटोमीटर का बना हुआ है, जिसपे यूवी लाइट क्या होता है? इंसिडेंट होता है। यहाँ क्वार्ट्ज बल्ब जो है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे ही लाइट को रिमूव कर दिया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टॉप हो जाता है। इसको आप बना लीजिए तब तक। यहाँ पर आप देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था 1900 में लिनार्ड ने उसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द्वारा बताया था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मतलब जो उसका ऑब्जर्वेशन मिला था उसी को समराइज कर दिया गया, जिसका नाम हो गया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। यहाँ लिख सकते हैं द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आर समराइज्ड एज फॉलोज, known as law of photoelectric emission। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको मिला, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को निम्न पॉइंट में इसको समराइज कर दिया गया, जिसका नाम है लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम कहा गया। इनका पहला नियम है द रेट ऑफ फोटो इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अर्थात जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते हैं, फोटो इमिशन जो होता है वह जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसके इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात लाइट की जो इंटेंसिटी रहेगी उसके अनुसार ही फोटो इमिशन अर्थात इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। सेकंड आता है द वेलोसिटी एंड हेंस केई मतलब काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अर्थात वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिक्वेंसी है और काइनेटिक एनर्जी है वह इंटेंसिटी पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। और थर्ड आपका है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
अर्थात जो काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि जब फोटो मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होता है, मूविंग कंडीशन में होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूविंग कंडीशन में होगा उसकी एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन अर्थात E इक्वल टू एच न्यू, तो अर्थात जो एनर्जी होगा वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी अर्थात E, के ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, के ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, अर्थात फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। फोर्थ है द फोटॉन इमिशन टेक्स प्लेस ओनली एबव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट होता है, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं कि वह फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाए वह फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात जिसको देहली आवृत्ति कहते हैं। और लास्ट आपका आता है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी का इमिशन रेडिएशन फोटोमीटर पर इंसिडेंट होता है या कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन फोटोमीटर पर इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या हो जाता है, तुरंत स्टार्ट होता है। जैसे ही रेडिएशन किसी भी फ्रीक्वेंसी का फोटोमीटर पे इंसिडेंट होता है वैसे ही जस्ट तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही लाइट को रेडिएशन को रिमूव कर दिया जाता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और यही आपके 5 पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त किए गए हैं, जिसको हम लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो आज टॉपिक आपको पढ़ाया गया है आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहला आपका हुआ फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों फेल हो गया और क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और इसको कौन दिया, हर्ट्ज ने दिया 1887 ईस्वी में दिया, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन 1900 में लेनार्ड ने किया, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने किया। इसका हम आपको इक्वेशन बताएंगे, और उसके बाद है आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो पॉइंट मिला उसको समराइज कर दिया गया, उसका नाम हो गया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अर्थात प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, जो कि 5 पॉइंट में दिए गए हैं। मैं आशा करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आपका होगा बीएससी सेकेंड ईयर का ही आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। थैंक्स, धन्यवाद। आप इसको नोट करिए।